कलेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, मध्य प्रदेश और यूपी से 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली खबर में बात होगी मंगलवार को मध्य प्रदेश में होने वाली मतगणना की। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि कैसे नतीजों से पहले राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। तीसरी खबर कंप्यूटर बाबा पर चल रही कार्रवाई को लेकर है। चौथी खबर में हम बताएंगे कि कैसे लखनऊ की हवा जहरीली होती जा रही है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे सतना की, जहां एक भीषण हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ग्वालियर और चंबल संभाग की 16 सीटों की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग काफी सतर्क है और अतिरिक्त बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है। वहीं वेबकास्टिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कैमरों के जरिए सीधी नजर रखेगा। आयोग के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एम.के. दास पूरे समय मौजूद रहेंगे ताकि विशेष परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लिया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी 19 जिलों में मतों की गणना होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की गणना का काम शुरू होगा। मतगणना स्थल पर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सख्ती होगी। बिना मास्क पहने किसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो तापमान लेने के बाद ही अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर केंद्रीय और राज्य का सशस्त्र बल तैनात रहेगा। वहीं मुरैना और भिंड जिले में जिस तरह हिंसक घटनाएं मतदान के समय हुई थी, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अधिकारियों से मिलकर उन्हें चेताया है कि मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर अध्वर्यु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, कल मतगणना होने वाली है, सियासत का भविष्य तय होगा मध्य प्रदेश का और तमाम तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? के लिए शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 28 उपचुनाव के जो मतगणना कल होनी है, तो खासतौर पर जो ग्वालियर चंबल संभाग के 16 कह सकते हैं 16 जगह जो चुनाव हुए हैं, वहां के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है, सशस्त्र बल पुलिस बल को ही बुलाया गया है। इसके अलावा एक बैरिकेड्स लगाकर जो अनाधिकृत लोग हैं उनको रोकने के लिए बैरिकेड्सिंग की गई है। सिर्फ जिनके पास है वही लोग पहुंच सकेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है। बाकायदा पूरा बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को और उनके जो समर्थक हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। जी, इसके साथ ही एम.के. दास पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और अब पूरी तस्वीर पर नजर बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल, पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे वहां पर। तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा कोई गड़बड़ी न की जाए, उसके लिए भी वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई। निश्चित तौर पर मतगणना के लिए काफी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। अंकुर, भिंड मुरैना की बात करें तो मतदान वाले दिन काफी कुछ देखने को मिला था, तो क्या अब दोबारा ऐसी तस्वीर सामने ना आए? तो प्रशासन बिल्कुल पुरजोर प्रयास में है, क्योंकि अब मतगणना होनी है और परिणाम सीधे सामने आने हैं। भिंड मुरैना में जो जब ये मतदान हुआ था उस दिन इसलिए अप्रिय स्थिति बनी थी क्योंकि ये बूथों पर चुनाव होता है, लेकिन जब जहाँ मतगणना होती है वो एक सुरक्षित स्थान रखा जाता है। वहाँ सीमित संख्या में ही लोग रहते हैं और एक ही मतगणना स्थल होता है। अलग अलग बूथ नहीं होते हैं, एक विधानसभा का एक मतगणना स्थल होता है या 2-3 को मिलाकर ये एक मतगणना स्थल होता है। इसलिए कुल मिला के कह सकते हैं अपनी स्थिति ऐसी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां हर परिस्थिति से निपटने के लिए की गई हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अंकुर अधरी, जो कि बता रहे थे कि प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं, किस तरह से स्थितियां टटोलने की कोशिश की गई है, और उसके अलावा जब मतगणना होगी तो उस दौरान प्रशासन के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश में मार्च से अब तक हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजों का इंतजार है। हालांकि मतदान के बाद और नतीजों के आने से पहले राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर विधायक खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। पार्टियों के नेताओं का मानना है कि विपक्षी पार्टियों के लोग उनकी पार्टी के विधायकों से लगातार संपर्क में हैं और उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों को लेकर सचेत हो गई हैं। इस बार राजनीतिक पार्टियों को जीत हार से ज्यादा अपने अपने विधायकों को अपने पक्ष में रखने की चिंता सता रही है। पार्टियां लगातार अपने अपने विधायकों के संपर्क में हैं और अन्य राजनीतिक दलों का उनसे हस्तक्षेप पर रोक लगाने की कोशिश में है। प्रदेश में हुए बड़े उलटफेर के बाद राजनीतिक पार्टियां मुस्तैदी से अपने विधायकों की निगरानी में लगी हुई हैं। वहीं एग्जिट पोल के दावे के बाद कांग्रेस ने नतीजों से एक दिन पहले अपने विधायकों को भोपाल बुला लिया है। कांग्रेस का मानना है कि भोपाल में वो अपने विधायकों को अधिक सुरक्षित रख सकेंगे और विधायकों के टूटने के खतरे को कम किया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस ने जिला कांग्रेस और उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि मतगणना से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नंबरों का मिलान किया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी टीम के साथ चुनाव परिणाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखेंगे और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। नतीजों के दूसरे दिन बुधवार को शाम 6 बजे कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित शासकीय आवास पर विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें चुनाव परिणाम के आधार पर रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस को आशंका है कि उपचुनाव में परिणाम के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विधायकों का पाला बदलवाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ख्वाबों में जी रहे। वो एक गाना है, तेरे ख्वाबों में जो आए, तो इनके ख्वाबों में लगातार 28-28 घूम रहे हैं। एक और है 29 में जो आगे चुनाव होने वाला है। मेरा कहना है जनता की अदालत में हम लोग चले गए हैं। जनता ने हम लोगों के भाग का फैसला कर दिया है। कल तक इंतजार करिए, सुबह इतने बजे तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो कह रहे 28 सीटें आएंगे, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की कृपा से, नेताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बम्पर मतों से जीत के आएंगे। स्पष्ट बहुमत में पूरे 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री की सरकार रहेगी। कमलनाथ जी, एक ख्वाब थोड़ा छोड़ दीजिए। 107 हम जीते हैं, 107, 109 जीते थे, एक हमारे खत्म हो गए, एक हम हार गए थे, तो 107 बचे। 7 हमारे साथ निर्दलीय खड़े, कंधे से कंधा मिला के, तो 114 हो गए। तो 114, एक सीट जीतेंगे तो हम 115 बराबर हो जाएंगे। एक सीट और आएंगे तो हम 116 पर सरकार चलाएंगे। तो किस आधार पर कमलनाथ जी कह रहे हैं उनको 28 भी जीत जाएंगे तो अभी सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि एक सीट 29 तो भी चुनाव नहीं हो रहे, तो कहाँ से सरकार बनाएंगे। इसलिए गणित में मुझे लगता है मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, दून स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं। दिग्विजय सिंह जरूर गणित पढ़े हुए लोग होंगे, तो वो सब जो है ना आंकड़ेबाजी किया होगा। कौन से आधार पर किया, मैं भी कभी सीखने जाऊँगा इस आंकड़ेबाजी में, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाए। सवाल ये कि कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई, क्या स्ट्रेटजी मानते हैं? घबराए हुए हैं, विधायकों पे अविश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि आपने विधायकों की चिंता नहीं की। आप घबराए हुए घूम रहे थे, आप विधायकों का अपमान कर रहे थे, असम्मान कर रहे थे। अब क्या सशंकित है कि विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी में नहीं और कूद जाए, तो इसलिए घेर के रखे हुए हैं। लेकिन कोई लीडर किसी के घेर के रखने में नहीं रहता है, जिसकी जहाँ इच्छा होगी वो जाएगा ही। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज सर, जिस तरह से अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए, अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे जो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, और इसके अलावा अगर हम पूरी बात करें तो कांग्रेस के विधायक हमेशा ही खतरे में क्यों रहते हैं? क्यों सिद्धांत ऐसे नहीं बनाए? क्यों पार्टी के अंदर वो जुड़ करके नहीं रह सकते? हर बार उनको खतरा बना रहता है। इसके बारे में कांग्रेस के नेतृत्व को मंथन करना होगा कि सरकार 15 साल बाद जब बनी, इसके बाद भी अगर आपके विधायक मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई सरपंच के लिए इस्तीफा नहीं देता, कोई अपने परिवार के लिए सीट नहीं छोड़ता है, तो अगर आपके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ थी। रही बात जब बीजेपी की और कांग्रेस की, तो दोनों दल लगातार दावा कर रहे हैं कि वो 28 सीटें चुनाव की जीत रहे हैं। जो कुछ अरविंद भदौरिया कह रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल गणित है कि बीजेपी को मात्र अभी जो निर्दलियों का समर्थन है उसके हिसाब से 1 सीट चाहिए, और वैसे उनको जो 7 सीटें चाहिए, 8 सीटें, वो आराम से अभी जो एग्जिट पोल के हिसाब से वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस को डर ये क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने पिछले कुछ दिनों में अरविंद भदौरिया से संपर्क साधा है। अरविंद भदौरिया वो सकते हैं जिनके बारे में कहा गया था कि वो उस पूरे पर्दे के पीछे जो कुछ घटनाक्रम चला सरकार गिराने का, उसके सूत्रधारों में से वो एक है। तो कांग्रेस के कई सारे विधायकों से उनके संपर्क हैं। पिछली बार भी 1 अक्टूबर के दिन उन्होंने कहा था कि कुछ ऑपरेशन पेंडिंग है, उनको पूरा करना, और उसके बाद राहुल गांधी
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। तो निश्चित तौर पर अगर अरविंद भदौरिया कुछ दावा कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि कोई लीडर को आप बांध के रख नहीं सकते, जिसको जहां जाना है चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ ऐसे संपर्क उनके होंगे, उनके संपर्क में कुछ ऐसे विधायक होंगे जो किसी भी क्षण पाला बदल सकते हैं। और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी यही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ही कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और हम छूट की सरकार नहीं चलाई थी हमने, हमारे पास भी चाहते तो हम खरीद फरोख्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कांग्रेस ने भी, सबसे पहले हम शुरुआत करें तो कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो लगातार ही कहते थे कि बीजेपी के 2 दर्जन विधायक उनके संपर्क में है। सदन में नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जो कि बीजेपी विधायक के एक बिल में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, जिसको कांग्रेस ने बड़ा प्रचारित किया था, और वही दाव बीजेपी ने आजमाया। उनकी सरकार चलेगी तो वो सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी और सरकार को और मजबूत करने और कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए कुछ और विधायकों की तोड़फोड़ करा सकती है, और यही कारण है कि कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में जुट गई है। विकास अरविंद भदौरिया जी ने कहा है, तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि ये गणित मेरी तो समझ में नहीं आते, दून स्कूल से पढ़े हैं कमलनाथ जी, इसलिए शायद उन्हीं को ये गणित आते हैं, तंज उन्होंने कसा है। लेकिन सर अगर हम पूरी की पूरी तस्वीर देखें, अब तो एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, आपने कहा कि और विधायक कट सकते हैं, तो क्यों भरोसा नहीं बना पा रही है कांग्रेस? विषय ये आ जाता है, मुद्दा ये आ जाता है कि आप फिर कब तक रखवाली करते रहेंगे और कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है, जो युवा नेता हैं, उनको ये लगता है कि उनका सियासी भविष्य संकट में है, क्योंकि जाने अनजाने उनको लगता है कि कमलनाथ जब तक है तो वो अपने बेटे नकुलनाथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सबके बीच में जो पुरानी लीडरशिप है उनमें से ज्यादातर बड़े चेहरे हार गए हैं या उनको हाशिए पे डाल दिया गया है, तो ऐसे में उनका सर्वाइकल मुश्किल है। अब जो लीडर बचे तो उनको लगता है कि बीजेपी में अगर वो जाते तो उनके जीतने के चांस बन रहे हैं। दूसरा, सत्ता के साथ जाने का अपना एक मजा। तीसरा, वो सरकार के साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र में काम करा सकेंगे और अगली बार उनके जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा। तो ये सारे वो कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी विपक्ष में रही है, लेकिन कांग्रेस उसमें तोड़फोड़ नहीं कर पाई थी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को ये सोचना होगा कि उसके विधायक क्यों जा रहे हैं, वो भी तब जब बीच चुनाव में देखा राहुल लोधी चले गए थे और अब भी कांग्रेस को अपने विधायकों को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि वो सरकार बनाने जा रहा है 28 सीट जीत के, उसके बाद उनको ये डर है कि पार्टी मोड़ तोड़फोड़ हो सकती है, टूट हो सकती है, तो अपने विधायकों को एकजुट करने के प्रयास में भी जुटे हैं। इस प्रकार के प्रयास बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस ने पहले भी किए थे, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने उस समय में सेंध लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप विधायकों का भरोसा नहीं जीतते, जब तक आप उनको ये नहीं बताते हैं कि पार्टी संघर्ष करेगी और जो उस बुरे वक्त में पार्टी के साथ है, पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी हो, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी नेता से जुड़ा समर्थक हो, जब तक ये भरोसा कांग्रेस की लीडरशिप नहीं दिलाएगी, जब तक विधायकों पर तोड़फोड़ जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस को भरोसा पैदा करना होगा, लीडरशिप विकसित करनी होगी और उनके एक व्यक्ति को ऐसा निकल करके आगे आना होगा जिस पर विधायक भरोसा कर सके और समझ सकें कि वो पार्टी उनके साथ संघर्ष भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी, यानी कि प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता और इसलिए शायद कांग्रेस के विघटन का सबसे बड़ा कारण यही है। फिलहाल हम रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध नामदेव दास त्यागी की अवैध संपत्तियों पर मध्य प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। प्रशासन ने सोमवार को कंप्यूटर बाबा की और भी संपत्तियों पर कार्रवाई की, जिसके तहत सुपर कॉरिडोर में किए गए अतिक्रमण को ढहा दिया गया है। इस कार्रवाई में इंदौर विकास प्राधिकरण की 151 योजना में शामिल लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की 20,000 वर्ग फीट जमीन मुक्त कराई गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई अंबिकापुरी स्थित कालका माता मंदिर में बने भवन को सार्वजनिक करते हुए कॉलोनी वासियों को सुपुर्द किया गया। कालका माता मंदिर में बने भवन में कंप्यूटर बाबा के नाम रजिस्ट्री और पासबुक भी मिली है। कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इससे पहले रविवार को कंप्यूटर बाबा द्वारा करीब 46 एकड़ जमीन पर की गई अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 80 करोड़ मूल्य की जमीन को अतिक्रमण से इंदौर प्रशासन ने खाली करवा लिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम से हथियार, कई जमीनों के कागजात और कई सारे बैंक अकाउंट नंबर भी बरामद किए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर नरेंद्र गिरी ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ इस कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का नाम ही अजीबोगरीब है। गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर ने आधुनिक महल बना रखा था। आश्रम में बहुत सी अमर्यादित वस्तुएं भी मिली हैं जो संतों के पास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश इंदौर में गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे, अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया। यह कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा कि जहां गौवे चलना चाहिए वहां आप आश्रम बनाइए। कंप्यूटर बाबा द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वह संतों के मर्यादा के विपरीत किए, अपने फायदे के लिए उधर, कभी अपने फायदे के लिए इधर। ये संतों का कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटा करके एक उचित काम किया है। तो इस वक्त फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी कविता पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, जिस तरह से अतिक्रमण ढहाया गया है, कल तक आश्रम खड़ा हुआ था और आज लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। साधु संतों की भी प्रतिक्रियाएं पूरे मामले को लेकर के आ रही हैं और सुना तो ये भी गया है कि वो अमर्यादित वस्तुएं वहां आश्रम में मिली हैं देखने को, जिनका जिक्र हम इस टीवी स्क्रीन पर भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आज मैंने बात की एडीएम अजय देव शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो मिली है, जो कि एक संत के आश्रम से मिलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साधु संत जो हैं वो समाज की प्रेरणा होते हैं और साधु संत के यहाँ ऐसी चीजें मिलना ये कहीं ना कहीं गलत समाज में प्रेरणा दे रहे हैं। कविता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, तो जो सामग्री मिली है और जिस तरह से अतिक्रमण लगातार कर रहे थे बाबा, तो ऐसे में तो गलत संदेश जाएगा, धर्म का ही स्वरूप बदल दिया जाएगा। फिर तो लोग धर्म पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और अगर इनको बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया और इनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये तो प्रदेश की हालत ही खराब कर देंगे। कविता, बिल्कुल आपने सही बोला कि जिस तरीके से जो उनके आश्रम से जो सामग्री मिल रही है या फिर अवैध कब्जे की बात करें, किसी भी तरह की बात करें, बिल्कुल भी जो ये समाज में जो गलत प्रेरणा, मतलब इस तरीके के जो संत बाबा हैं गलत प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल प्रशासन से भी है कि प्रशासन क्यों इन लोगों को आखिरकार पनपने देती है? जब वे पनपते हैं तब क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती है? जी कविता, इसके साथ ही समाज की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है। संत स्वघोषित संत नहीं होते, जब हम मानने लगते हैं तो वो संत कहलाने लगते हैं। तो क्या लोग नहीं देखते कि आपकी प्रवृत्ति क्या है? लोग ये नहीं समझते कि आप करना क्या चाहते हो? लोग ये नहीं समझते कि आप वास्तविकता में संत हो या फिर इस तरह के अतिक्रमणकारी हो? तमाम तरह के आपके गोरख धंधे भी चल रहे हैं, इस पर्दे के पीछे खेल चल रहा है लगातार। तो लोगों को भी तो जागरूक होने की आवश्यकता है। कविता जी, बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों को भी मतलब जागरूक होने की जरूरत है। लोग बिल्कुल जो एक अंध भक्त बोले तो उस तरीके से जो साधु संत हैं उन पर विश्वास करने लग जाते हैं, उनको ही अपने बिल्कुल धर्म गुरु की के जैसे बिल्कुल भगवान जैसे मानने लग जाते हैं। इसमें जो आधी से अधिक गलतियां जो समाज की, बिल्कुल आपने सही कहा, समाज की भी है। समाज का भी उत्तरदायित्व बनता है कि इस तरीके से जो साधु संत है जो पनपते हैं उनको रोका जाए। बिल्कुल ठीक बात है। चले कविता, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी कविता पांडे, जो कि बता रही थी कि किस तरह से पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से अगर पूरी कार्रवाई पर हम नज़र डालें तो ये जो निकल करके आता है उसमें प्रशासन ने अब कार्रवाई तो की है, लेकिन प्रशासन को पहले ही सजग हो जाना चाहिए था और पहले ही ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। फिलहाल हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का रंग गहरा लाल हो गया है। हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण के कारण धुंध और जहरीली हवा से जूझने वाले राजनीति धानी लखनऊ के निवासियों को उम्मीद थी कि इस बार लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ हुए वातावरण के कारण उन्हें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस साल भी उन्हें इससे निजात नहीं मिली है। जैसे ही तापमान में कमी आनी शुरू हुई और हवा की गति धीमी हुई, वैसे ही धुंध और जहरीली हवा ने लखनऊ को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार लखनऊ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है। लखनऊ देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शामिल है। इसके पहले हरियाणा का फतेहाबाद और यूपी का मुरादाबाद है। लखनऊ शहर में बढ़ते प्रदूषण से नाराज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही नोटिस जारी करके 2 दिनों के भीतर इस पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। दरअसल यूपी सरकार खेतों में पराली जलाने को लेकर सख्त है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन फैक्ट्रियों पर, कारखानों पर प्रशासन का लचर रवैया देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले धुएं से भी हवा प्रदूषित हो रही है।
खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, अगर यही रफ्तार रही प्रदूषण की तो लोगों का तो सांस लेना भी दूभर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही कहा विकास जी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर तापमान में गिरावट के साथ साथ प्रदूषण ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही की अगर बात करें, गुणवत्ता नारंगी से लाल निशाने पर पहुंचने के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और एक दिन पहले यहाँ की हवा की बात करें अगर, तो रविवार को प्रदूषित शहरों की सूची में लखनऊ 24वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ लगभग दर्जनों व शहरों में हवा भी लाल निशान पर पहुंच गई है, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की मॉनिटरिंग में लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI शनिवार की तुलना में 50 पॉइंट वृद्धि हुई है। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से फैक्ट्रियों की बात करें तो जितना भी उनसे पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, फैक्ट्री की बात करें, जितने भी वाहनों की बात करें, जिस तरीके से वाहन है वो एक डीजल गाड़ियां हैं, तो और जिस तरीके से वो धुआं फेंकती हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर देखते हुए प्रदूषण बोर्ड की अगर बात करें जिस तरीके से, और नोएडा की अगर बात करें, नोएडा में भी खतरनाक गुणवत्ता पर ही पहुंचा था, तो 8 पॉइंट पीछे है। जैसे तो उनमें शहरों का नाम है, जैसे आगरा में 309 पहुंचा था, बागपत की बात करें 369, बुलंदशहर में 340, और गाजियाबाद की अगर बात करें 379, हापुड़, मेरठ, ऐसे तमाम ऐसी जगह है नोएडा समेत लाल निशान पर पहुंच गया है। पर यहाँ की हवा बहुत खराब श्रेणी में होने से सांस लेने में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वहां पर बात करें पीजीआई की बात करें या एम्स पीजीआई के अलावा जिस तरीके से लोहिया की बात करें या केजीएमसी में लोगों के लिए बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रदूषण जो है कोरोना वायरस से अधिक सक्रिय हुआ है। तो जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अब डॉक्टर्स की बात करें, हॉस्पिटलों की बात करें, पर सरकार का बिल्कुल ठीक बात है राजू, बिल्कुल ठीक बात है। अगर समय रहते इस पर काबू पा लिया जाता, कोरोना के बीच काल में जो प्रदूषण रहित हुआ था वातावरण, अगर उससे स्थितियां सुधारने की कोशिश की जाती तो आज तस्वीर बहुत कुछ इतर दिखाई देती। बहुत शुक्रिया फिलहाल राजू हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हवा जहरीली हो चुकी है, सूचकांक जो है प्रदूषण का वो लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर के प्रशासन फिक्रमंद भी है। लेकिन अब जबकि ये प्रदूषण बढ़ चुका है, एक लेवल पार कर चुका है, ऐसे में इस पर नियंत्रण पा पाना बड़ा ही मुश्किल नजर आता है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। सतना जिले के नागौद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल 4 अन्य लोगों का रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। बोलेरो सवार सभी लोग रीवा निवासी विश्वकर्मा परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी लोग पन्ना से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में हुई 7 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, इतना भीषण हादसा हुआ है, 7 लोग काल के गाल में समा गए हैं, क्या कहेंगे? आपको बताना चाहता हूं, दरअसल सतना जिले के एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर बरपा है। जिला के नागौद थाना क्षेत्र रुइया मोड़ के पास देर रात बुलेरो और डंपर की इतनी जोरदार भिड़ंत थी कि उस हादसे में 7 लोग की मौके पर मौत हुई। मौके पर 3 लेडीज, 3 जेंट्स, एक बच्चा भी शामिल है। जो बिल्कुल विकास जी मैं बता दूं, यह हादसा उस वक्त हुआ है जब तेज रफ्तार बुलेरो पीछे की ओर से डंपर में जा घुसी और इस घटना में बुलेरो सवार जितने 12 लोग बैठे थे, जिनकी स्पॉट में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। उपचार के दौरान एक की और भी मौत हो गई। लगभग 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के दौरान संजय मेडिकल कॉलेज अस्पताल एडमिट किया गया है। जी विकास। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सतना से ये खबर निकल करके आ रही थी जहां 7 लोगों की मौत हुई है और नागौद जिले का पूरा ये हादसा बताया जा रहा है। अभी भी कुछ अन्य घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरी घटना को लेकर ट्वीट कर शोक संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।